सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद फिर से आपके साथ पॉइजन ऑफ लव स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को शेयर करी हूँ। तो अगर आप स्टोरी को भूल गए हो, ऑब्वियसली आप भूल गए होगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मैं प्रीवियस पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप उसे सुन लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी कहाँ से कंटिन्यू हो रही है। ओके, पर मैं आपको ज़रा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। तो हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि जो प्रिंसेस यैनपिंग थी, वो मोशी को ना अपने खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। पर मोशी जो था ना, वो सीधे-सीधे उसको ऐसे मना कर देता है कि तुम साइड हट जाओ। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे यानी कि मोशी को प्रिंसेस यैनपिंग की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। पे और टेरेस की जो कर्टेन्स थी ना, वो हवा में लहराते हैं। जो भी वहाँ पे अटेंडेंट्स थे, जो कि रखे गए थे लोगों को सर्व करने के लिए, ताकि वहाँ से कोई भी खाली ना जा सके। उनमें से एक जो था वो ग्लास लेकर के आया, उसमें कुछ ड्रिंक थी। तो मोशी ने एक और ग्लास उठाया और फिर वो उस ग्लास को लेकर के टेरेस के पास जाता है, मतलब टेरेस के किनारे पर जाता है। उसने अपने लॉन्ग लेग्स को रिलैक्स किया। उसने अपने पैरों में ब्लैक लेदर मिलिट्री बूट्स पहन रखे थे, और वो वर्मिलियन कलर की एक जो रेलिंग थी उसके किनारे ऐसे ना टेक लगा करके खड़ा हो गया, और वो सिटी की जो खूबसूरत चमकती हुई रोशनी थी ना, लाइटें थी, उनकी तरफ देखने लगा। उसे वहां पर जो लोग, इतनी भीड़ थी ना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे बहुत ज्यादा बोर लग रहा था। फाइनली मोशी अब एक सुकून की सांस ले पा रहा था। उसने अपने ग्लास में बेरी वाइन, जो लिक्विड थी ना, जो ग्लो कर रही थी, वो बेरी वाइन थी, उसे सिप किया। और उसका जो एडम्स एप्पल था ना, वो बार बार ऐसे ना पॉप अप हो रहा था। मोशी को अच्छे से पता था कि लेडीज उसके लिए क्या फील करती हैं, क्योंकि उसने इस तरह का अटेंशन काफी सालों से अपने प्रति महसूस कर रखा था। पर फिर भी उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, और उसे इसकी आदत नहीं पड़ पा रही थी। पास्ट में ये था कि मोशी के बहुत ज़्यादा एडमायरर्स नहीं थे, और जब भी वो स्ट्रीट्स पर चला करता था, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उसकी तरफ देख भी सके। पास्ट टाइम में उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खराब था। और अगर हम ये सोचें कि किस हद तक खराब था, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम के शीहे जुन, यानी कि मोशी को जो उपाधि दी गई थी शीहे जुन की, वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल और गुड नेचर्ड क्यूटी की तरह लोग उसको कंसिडर करते थे। इससे ये पता चलता है कि मोशी पास्ट में बहुत ही गुस्सैल नेचर का रहा था। सिर्फ एक गुमैंग ही था, जिसको लोग पागल भी बोलते थे, मैड मैन बोलते थे, जिसे मौत से डर नहीं लगता था। सिर्फ वही एक था जो मोशी के साथ वर्क करने की हिम्मत रखता था और कोशिश करता था। उसने ही अपनी मर्जी से यंग मास्टर मोशी को अकम्पनी, यानी कि उसका साथ देने की अपन डिसाइड किया था। वो गोमैंग ही था जिसने मोशी को एक वक्त पर बहुत ज़्यादा कंफर्ट दिया था, ये कहकर कि इट्स ऑलराइट, अगर तुम एक नोबेल के बेटे अब और नहीं कहे जाओगे, तुम फिर भी तुम ही रहोगे, और तुम्हारे दिल में एक स्पार्क है। आज नहीं तो कल वो स्पार्क बहुत ज़्यादा ब्राइटली चमकेगा। मैं उस स्पार्क को देख सकता हूँ, और फ्यूचर में कोई और भी उसको ज़रूर देखेगा। उसके बाद से मोशी अपने मुश्किल वक्त से बाहर आया था, और फाइनली वो अपने मो क्लैन के जो एक परछाई थी ना, उससे बाहर निकल सका था। मोशी हर तरह के युद्ध में भाग लेता था, और जिस तरह की मिलिट्री सक्सेस उसने पाई थी ना, वो मिलिट्री सक्सेस उसके एंसेस्टर्स भी नहीं पा सके थे। और ये था कि मोशी ने अपने एंसेस्टर्स को भी पीछे कर दिया था। फिर कभी मोशी ने खुद के बारे में ये कभी नहीं सोचा कि वो सिर्फ एक मोकलैन का ही बेटा है, बल्कि उसने खुद को शीहेजुन की तरह रिगार्ड किया, जो कि खुद में ही बहुत पावरफुल पर्सन था। और उसके बाद से और लड़कियों की भी मोशी के प्रति फेवरेबल ओपिनियन होने लगे थे। ये था कि पास्ट में मोशी इतना फेमस नहीं था, पर जब गुमैंग ने उसको समझाया, तो मोशी अपने उस डर से बाहर निकला। फिर उसने युद्ध लड़े, और उसने शीहेजुन की उपाधि हासिल करी, और उसके बाद से लड़कियां जो थीं, वो मोशी के प्रति और ज़्यादा आकर्षित होने लगी थीं। लेकिन गुमैंग ने जब अपने देश के प्रति देशद्रोह कर दिया, तो जो लड़कियां उसको पसंद करती थी, यानी गुमैंग को पसंद करती थी, उनका टेस्ट पूरी तरह से बदल गया था। एक के बाद एक उन सब ने मोशी को एडमायर करना शुरू कर दिया था। और कोई कोई तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि मोशी बिल्कुल भी उनके बस में नहीं आने वाला, या उनके पकड़ से बहुत ही दूर है।
क्योंकि सबको अच्छे से पता था कि मोशी काफ़ी कंज़र्वेटिव नेचर का था, उससे ज़्यादा किसी से बोलना, मिलना-जुलना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। और लेकिन एक चीज़ के लिए वो सब बिल्कुल पक्के थे, मतलब उनको ये चीज़ बिल्कुल प्रूफ़ थी उनके पास कि गोमैंग की तरह मोशी कभी भी उन्हें धोखा नहीं देगा। लड़कियाँ कहती थीं कि भले ही शीहे जिनका जो टेम्पर है ना, जो गुस्सा है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर उनका दिल बहुत बड़ा है। अगर उन्हें कुछ कहना होगा ना, तो वो तुम्हारे मुँह पर तुम्हें बोल देंगे, तुम्हें मुँह पर तुम्हें डाँट देंगे और वो कोई नाटक नहीं करेंगे। मोशी की भी कुछ डिज़ायर्स थी, पर वो उन डिज़ायर्स के बारे में कभी किसी से ना ही तो बात कर सकता था और ना ही तो किसी से उनके बारे में बता सकता था। सच ये था कि शायद अगर वो बताता भी ना, तो कोई उसे समझ नहीं पाता। जिस तरह से किसी को भी ये चीज़ नहीं आती कि एक वक़्त पर मोशी का जो वक़्त था, जो लाइफ़ थी, वो भी बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। तो फिर इसका मतलब ये था कि वो मैंने जो कुछ भी कहा था, वो सही भी था और गलत भी था। मोशी ने सच में मोकलैन की जो भी हथकड़ियाँ थी ना, जो भी मतलब उसके पैरों में जो भी बंधन थे, उन्हें तोड़ भी दिया था। अपनी ही एबिलिटीज़ से वो एक ऐसा पर्सन बना था, जो सबकी आँखों में एकदम एक सितारे की तरह चमकता था। पर उसे ये भी अच्छे से पता था कि ये लाइट उस परफेक्ट शी-हे-जुन को बिलॉन्ग करती है, जो सभी लोगों के सिर्फ़ इमेजिनेशन में ही रहता है। और उसका जो यूथ था ना, उससे कोई भी लेना-देना नहीं था। उस यूथ से, जो कि पूरी तरह से लोनली था। मतलब यहाँ पे मोशी की बात की जा रही है, जो असल में तो बहुत चमकदार दिखता था लोगों की नज़रों में। लोग उसको सोचते थे कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मतलब ताकतवर इंसान है, पर असल में मोशी जो था, वो बहुत ही लोनली था, बहुत अकेला था। शुरुआत से लेके अंत तक वू मैंगी था। वू मैंगी वो पर्सन था, जो मोशी के पास जाता था, उससे बातें करता था, उसके साथ साइलेंस में चुपचाप बैठता था। बैरक्स के एक कोने में उससे बातें किया करता था पूरे दिल से। गोमैंग अपने जूनियर ब्रदर के साथ मिलकर के खुशी से भर जाता था। एक वक़्त पर मोशी अपने बैरक्स में बैठा हुआ था। तभी गोमैंग उसके पास आता है, उसके बगल में बैठता है और मुस्कुराते हुए कहता है, "लॉन्ग टाइम नो सी मोशिदी। क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ?" अचानक से एक सिमिलर सेंटेंस मोशी को अपने पीछे से सुनाई देता है। मतलब अभी जो हमने बात सुनी थी ना, वो पास्ट की थी कि एक वक़्त पर गुमैंग उसके पास आता है, उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ? तो यही सेम सेंटेंस किसी ने बोला मोशी के पीछे से। अचानक से मोशी बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उसकी फिंगर्स जो थी वो काँपने लगी थी और उसके हाथ में जो वाइन का ग्लास था ना, वो बिल्कुल छूट कर गिरने ही वाला था। ऐसा लगा जैसे कि मोशी कोई सपना देख रहा है। उसने अपने सिर को पीछे घुमाया तो उसके पीछे एक जानी-पहचानी एक फिगर, मतलब एक पर्सन खड़ा हुआ था। उस चाँद की रोशनी में, तुंग ब्लॉसम्स में, फेयाओ टेरेस पर मोशी खड़ा हुआ था और मोशी उस पर्सन को चुपचाप देख रहा था। पर सच ये था कि वो पर्सन वुमेंग नहीं था। ऑफ कोर्स वो वुमेंग कैसे हो सकता था? अपने सेंसेस से वापस आने के बाद मोशी ने अपने दिल को सँभाला। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वो आखिरकार सोच क्या रहा था। जिस पर्सन ने उससे बोला था, वो पर्सन एक वुडन व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था, जिसने प्लेन व्हाइट विंटर रोब्स पहन रखी थी और उसके लेग्स हैंडीकैप्ड थे। मोशी थोड़ा-सा ना सरप्राइज़ हो जाता है। वो कहता है, एल्डर शिंगशू। एल्डर शिंगशू जियांग यीशु, ये जो था ये यू चेनशिंग का बड़ा भाई था। पर यू चेनशिंग की तरह वो बिल्कुल भी नहीं था। यू चेनशिंग जैसे दुनिया में किसी भी चीज़ से कोई परवाह नहीं थी, कोई फ़िक्र नहीं थी। जियांग यीशु को एक बहुत ही मुश्किल भरी लाइफ़ को जीना पड़ा था और साथ ही वो पुअर भी था। जियांग यीशु जब बहुत छोटा था ना, तभी उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई थी, मतलब इस दुनिया से चली गई थी। और फिर बाद में जब जियांग यीशु एक सिनर, मतलब एक ऐसे व्यक्ति जिसकी बेटी जिसने गलत काम किए थे, उसकी बेटी से जियांग यीशु शादी करने वाला था, तो जियांग यीशु को उसकी ही क्लैन यानी कि यू क्लैन से बाहर कर दिया गया था। उस वक़्त पर ना ही तो वो और ना ही तो उसके फियांसे के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, ना कोई मतलब सामान था और उनकी मैरिज सेरेमनी बहुत सिंपल थी और बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। यू क्लैन की वजह से सिर्फ़ कुछ ही लोग थे जिन्होंने जियांग यीशु और उसके फियांसे यानी कि जियांग यीशु की जो मैरिज थी उसको अटेंड किया था और उनमें से मोशी और गोमेंग भी थे।